हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास पढ़ने वाले हैं। इससे हम पहले अधिनियम, सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, वहाँ से शुरू करके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिनियम हैं और हम सभी अधिनियम को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आधे अधिनियम हम इस वीडियो में और बाकी आधे अधिनियम इसके पार्ट 2 यानी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहला वो भाग जिसमें शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, और दूसरा वो भाग जिसमें शासन क्राउन के हाथ में था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस विभाजन का आधार समझ लेते हैं, बेसिस कि हमने किस बेस पे इन अधिनियमों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आकर सिर्फ एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना, और वो यहाँ पर व्यापार ही कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया, और उसके बाद उसने कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया, या यूँ कह सकते हैं कि अपना शासन स्थापित कर लिया। जिसमें से हम अगर प्रमुख की बात करें, उस समय जब ये रेगुलेटिंग एक्ट, पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो आया था, तो उस समय तक लगभग बंगाल पर और मद्रास पर और बम्बई पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कह लें, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनका शासन स्थापित हो चुका था। तो धीरे धीरे जब उनका शासन स्थापित हो गया, तो इन जगहों पर ये अधिनियम बनाए गए ताकि उन जगहों पर क्या किया जा सके, शासन को चलाया जा सके। तो यहाँ तक क्या होता था कि जो ब्रिटिश संसद थी, कानून वही बनाया करती थी, और उसे इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि भारत के जो ब्रिटिश जो जगह थी, जो उन्होंने अपना अधिकार जमाया था, उन जगहों में इम्प्लीमेंट करने का या लागू करने का अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। दोस्तों, पहले वाले हम पार्ट में देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक, ये सभी एक्ट बनाए तो ब्रिटिश संसद ने थे, लेकिन भारत में लागू कौन कर रहा था, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही थी। उसके बाद दोस्तों 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिया हुआ, जिसके बाद से क्या हुआ कि शासन जो था, भारत का जो शासन था, यानी कि यहाँ पे जो शासन करने का अधिकार था, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यानी कि अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से वो शासन ले लिया गया और क्राउन के हाथों में चला गया। भारत शासन अधिनियम जो 1858 है, यहाँ इसके बाद जितने भी अधिनियम आएंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम क्राउन या राजा करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पहले भी ब्रिटिश संसद ही कानून बना रही थी, और ब्रिटिश संसद ही अभी भी कानून बना रही थी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि पहले इन्हें भारत में इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन 1858 से इसे कौन इम्प्लीमेंट करने लगा? पूरा शासन किसके नाम से चलाया जाने लगा? तो ब्रिटिश क्राउन के नाम से। यानी कि अब पूरा भारत का शासन डायरेक्टली जो था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ चुका था, और तब तक काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत का ब्रिटिश शासन के अधीन आ चुका था। चलिए हम इसे थोड़ा सा मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं कि कब कब कितना कितना हिस्सा भारत का ब्रिटिश शासन के अधीन आया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी, और 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उसका जो उद्देश्य था वो था भारत में व्यापार करना। लेकिन जैसे जैसे वो अपना व्यापार यहाँ पे बढ़ाती गई, और उसने देखा कि यहाँ की जो राजनीतिक सत्ता है वो छोटे छोटे भागों में बटी हुई है, छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटे छोटे राजा हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे एक एक राजा को हराकर धीरे धीरे और अपना प्रयास करते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया भारत में, और धीरे धीरे व्यापारिक अधिकारों के साथ साथ धीरे धीरे प्रशासन में भी वो आगे बढ़ते गए, और भारत में राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से भी अधिकार करने लगे,
और यहाँ पर अपना शासन एक तरीके से स्थापित करने लगे। दोस्तों, इस इमेज में हम देख सकते हैं कि 1797 का एक भारत है, जिसमें जो पीला हिस्सा दिखाया गया है वो ब्रिटिश शासन के अधीन है और बाकी हिस्सा वो है जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी इमेज में हम 1840 का भारत देख रहे हैं, जिसमें जो पीला हिस्सा दिखाया गया है वो ब्रिटिश शासन के अधीन है। तो दोस्तों, हम इसमें देख सकते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश शासन कैसे भारत में फैलता जा रहा है। और दोस्तों, 1857 का ये इमेज तो हमें दिखाता है कि भारत के ज़्यादातर हिस्से पे ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया है और ऐसा बहुत कम ही इलाका बचा है जहाँ पर ब्रिटिश शासन का अधिकार नहीं है। यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि आप पूछोगे कि मैम कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में हो गई थी और पहला एक्ट हम 1773 में बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले कंपनी का जो मोटो था यहाँ भारत में आने का वो था व्यापार करना। व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी और व्यापार ही कर रही थी। लेकिन 1773 तक आते आते, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, कि कुछ इलाकों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। इसीलिए पहला एक्ट 1773 में बनाया गया। तो इसकी सबसे पहली बात यही है कि ये पहला ऐसा अधिनियम था जिससे भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ हुआ। क्योंकि अभी तक कंपनी क्या कर रही थी? अभी तक कंपनी केवल व्यापार कर रही थी, लेकिन अब पहली बार ब्रिटिश कंपनी के थ्रू ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ भारत में शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट है, कंपनी के शासन के लिए पहली बार नियम बनाए गए, या यूँ कहें कि एक छोटा सा लिखित संविधान जैसा बनाया गया कंपनी को ये बताने के लिए कि कंपनी अपना शासन किस तरीके से भारत में चलाएगी। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब शासन हो जाता है तो उसे शासन को चलाने के लिए कुछ नियमों की भी ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से वहाँ का शासन कहीं किसी भी जगह का चलाया जाएगा। तो उसी तरीके के नियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के लिए बनाए गए थे कि कंपनी भारत में अपना शासन किस तरीके से चलाएगी। उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए दोस्तों, 1773 तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी और ब्रिटिश इलाकों की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और इस समय तक 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। और हर प्रेसिडेंसी का शासन एक गवर्नर के पास होता था। तो तीनों गवर्नर क्या होते थे? एक दूसरे स्वतंत्र होते थे और अपने अपने एरिया का शासन चलाया करते थे। लेकिन 1773 के एक्ट में क्या किया गया? 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हम भारत के गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं। भारत का गवर्नर जनरल तो 1833 के अधिनियम द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर रहेगा उसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों? तो वो बना वॉरेन हेस्टिंग। याद रखेंगे इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अगला पॉइंट है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल की एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का भी निर्माण किया गया था। यह कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए थी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस अधिनियम में हुई, रेगुलेटिंग एक्ट में हुई, वो था कंपनी को 20 वर्षों हेतु एकाधिकार मिलना। दोस्तों, यहाँ पे हम इस लास्ट वाले पॉइंट को समझने से पहले एकाधिकार का मतलब समझ लेते हैं।
एकाधिकार का मतलब ये होता है, जैसा कि इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, एकाधिकार मतलब एक ही जन का या एक ही व्यक्ति का अधिकार। तो एकाधिकार का मतलब ये होता है कि जब किसी भी काम को करने के लिए एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए जाएं, यानी कि उसके अलावा उस काम को कोई और नहीं कर सकता, तो उसे एकाधिकार कहा जाता है। अब यहाँ पे कहा गया कि कंपनी को 20 वर्षों हेतु एकाधिकार जो है वो और दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो इसे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। एकाधिकार का क्या मतलब था? एकाधिकार का मतलब ये था कि ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी और कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती थी। यानी कि 1600 ईस्वी से लेके अब तक, यानी कि 1773 तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। ब्रिटेन से और कोई कंपनी आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। इसे ही कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार। तो इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी का जो ये एकाधिकार था कि ब्रिटेन से कोई और कंपनी आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकती, इस एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी कि आने वाले अगले 20 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी ब्रिटेन से आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद अगला एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दोस्तों, इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट हमें पढ़ना है वो है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। तो चलिए अगला एक्ट पढ़ते हैं। अगला एक्ट है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। जब ये एक्ट आया उस समय ब्रिटेन के क्राउन थे जॉर्ज तृतीय या जॉर्ज थर्ड, प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स द यंगर, और इन्होंने ही इस एक्ट को बनाया था, निर्माता थे ये इस एक्ट के, इसीलिए इस एक्ट को पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान। तो सबसे पहला प्रमुख प्रावधान है ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ। ये द्वैध शासन क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। द्वैध शासन को इंग्लिश में डायरकी कहते हैं। डायरकी मतलब द्वैध मतलब दो स्तरों पर, जब हम किसी भी शक्तियों को 2 स्तरों पर बांट देते हैं तो उसे हम द्वैध की संज्ञा देते हैं। या और अगर शासन की बात करें तो जब हम शासन की शक्तियों को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसे द्वैध शासन कहते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में इसे कैसे बांटा गया था ये देख लेते हैं। तो इस एक्ट से पहले, यानी कि 1784 से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जिनको कहीं कहीं कोड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, जिन्हें हमने शॉर्ट में COD लिखा हुआ है। तो ये क्या करते थे कि कंपनी के सभी व्यापारिक मामले और राजनीतिक या प्रशासनिक मामले देखा करते थे। यानी कि पहले, इस एक्ट से पहले, राजनीतिक और व्यापारिक दोनों ही तरीके के मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोड ऑफ डायरेक्टर्स देखा करते थे। लेकिन पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि 2 स्तरों में बांट दिया गया। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको अब केवल व्यापारिक मामले देखने थे, ये केवल अब व्यापारिक मामलों में ही डील कर सकता था। और एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना लिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि अब राजनीतिक मामले देखता था। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कौन होते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में ब्रिटिश संसद के मंत्री हुआ करते थे, और यही पूरा शासन, अब जितना भी राजनीतिक मामले थे कंपनी की तरफ से, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स ही देखा करते थे। इस तरीके से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ या डायरकी स्टार्ट हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद में संख्या में कमी। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि हमने 1773 के अधिनियम में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसकी सहायता के लिए, जिसकी संख्या 4 होनी थी। इस अधिनियम से उसकी संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। अगला प्रमुख पॉइंट है
गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति। गवर्नर जनरल को अब वीटो का अधिकार प्राप्त हो गया था। वीटो की शक्ति क्या होती है? वीटो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नकारने की मतलब अंतिम शक्ति। जैसे कि अगर इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि एक काउंसिल है, उन्होंने किसी भी चीज़ को अप्रूव कर दिया, पूरी काउंसिल ने मान लिया कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर गवर्नर जनरल के पास वीटो की शक्ति है तो वो उस वीटो के अधिकार को प्रयोग करके उसे मना कर सकता है, ना कर सकता है कि ये नहीं होगा। और ये एक ऐसी शक्ति होती है कि उसके बाद कोई भी मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकता। गवर्नर जनरल ने मना कर दिया तो अब वो काम नहीं होगा। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त हो गई। जैसे कि हमें एग्जाम्पल से समझ में ही आया है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति है या काफ़ी इम्पॉर्टेंट पावर है, क्योंकि काउंसिल कुछ भी कह रही है, अगर उस पर गवर्नर वीटो लगा देता है, इसका मतलब यही है कि अल्टीमेटली उसी की बात मानी जानी है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद कंपनी की राजधानी को कलकत्ता बना दिया गया। इस अधिनियम से कंपनी की राजधानी को कलकत्ता बना दिया गया। उसके बाद पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिराज्य क्षेत्र कहा गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहली बार किस अधिनियम में या किस अधिनियम के द्वारा भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तो आप आंसर देंगे 1784। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी की राजधानी किसे बनाया गया या कंपनी की राजधानी कलकत्ता किस अधिनियम से बनाया गया। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर देंगे 1784। चलिए अब हम अपना अगला अधिनियम देखते हैं, जो है विशेष अधिनियम 1786, स्पेशल एक्ट 1786। दोस्तों, इस अधिनियम में क्या पारित हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड के एक अधिकारी हुआ करते थे, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप गवर्नर जनरल बनकर भारत जाइए और वहाँ पर जाकर सारी व्यवस्था को आप संभालें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत का गवर्नर जनरल बनकर आने के लिए 2 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन पहले आप हमारी 2 शर्तें हैं, उन्हें मान लीजिए। अगर आप वो मान लेंगे तो हम जाएंगे। अच्छा, अब वो 2 शर्तें क्या थी? तो वो 2 शर्तें ये थी, उसमें से पहली शर्त थी कि जो वहाँ पे सेना तैनात है, उस सेना का प्रमुख गवर्नर जनरल को बना दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नर जनरल उस सेना का प्रमुख बन जाएगा तो वो उस सेना को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। पूरी पावर उसके हाथ में आ जाएगी उस सेना को समझने के लिए। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसने यूं ही ये शर्त नहीं लगाई, उसे पावर चाहिए थी। और उसने इस पावर को पाने के लिए क्या किया, पूरी ब्रिटेन की जो सेना भारत में तैनात थी, उस सेना का प्रमुख बनने की शर्त रखी। तो पहली शर्त ये थी। अब दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि परिषद की आज्ञा बाध्यकारी ना हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, एक काउंसिल बनाई गई थी, जो कि उसे हेल्प करने के लिए थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि ये जो परिषद जो भी डिसीज़न लेगी वो बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, मीन्स कि वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए मेरे लिए मानना या गवर्नर जनरल के लिए मानना। अगर गवर्नर जनरल चाहे तो उसे मना भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट शर्तें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी, और आप समझ सकते हैं कि इन 2 शर्तों से वो कितना पावरफुल बन जाता था। तो स्पेशल एक्ट 1786 इसीलिए लाया गया क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की इन 2 शर्तों को मान लिया गया। और इन 2 शर्तों के द्वारा सबसे पहली चीज़, उसे सेना का प्रमुख बना दिया गया, और दूसरी चीज़, उसे परिषद की आज्ञा, और ये कर दिया गया कि अब परिषद की आज्ञा जो था वो मानना गवर्नर जनरल के लिए बाध्यकारी नहीं था। तो इस तरीके से विशेष अधिनियम या स्पेशल एक्ट जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को पूरा करने के लिए पारित किया गया था, जो शर्तें उसने
भारत आगमन के लिए रखी थी। आई होप यहाँ तक की कहानी आप पूरी समझ चुके होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले एक्ट पर, जो कि है पहला चार्टर एक्ट 1793 या इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहते हैं। दोस्तों ये एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पहला चार्टर एक्ट था। तो चलिए देखते हैं इस चार्टर एक्ट से क्या क्या प्रोविज़न्स किए गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला प्रोविज़न था वो था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि इस व्यापारिक एकाधिकार का क्या मतलब है, लेकिन हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया हुआ था कि वो भारत में ट्रेड कर सकती है या फिर व्यापार कर सकती है। तो इस तरीके से एकाधिकार था, इंग्लिश में इसे मोनोपोली कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को दिया जाता है, सिर्फ उसी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर एरिया में व्यापार करने का अधिकार होता है। तो ये जो एकाधिकार या मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसे 20 वर्षों के लिए फिर से 1793 में बढ़ा दिया गया था। दूसरा प्रोविज़न क्या था? दूसरा प्रोविज़न ये था कि गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसके सदस्यों की जो योग्यता थी वो कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे। और वो योग्यताएं क्या थी कि अब कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव हो। यानी कि अब गवर्नर जनरल की परिषद में उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जो अब तक कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रह चुके हों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रोविज़न। अगला प्रोविज़न है गवर्नर जनरल की परिषद में के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया। दोस्तों याद होगा आप लोगों को कि अभी हमने इससे पहले वाले एक्ट में ही ये पढ़ा था कि परिषद की आज्ञा को बाध्यकारी नहीं किया गया था, यानी कि परिषद की जो भी डिसीज़न था उसे गवर्नर जनरल मानने से मना कर सकता था। लेकिन इस एक्ट में यहाँ पे चेंजेस किया गया। और चेंज क्या किए गए? सबसे पहला चेंज ये किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया। यानी कि जो शक्ति असीमित थी पहले, अल्टीमेट पावर थी, उसको मिनिमाइज़ कर दिया गया। अच्छा, अब मिनिमाइज़ करके क्या किया गया? अब गवर्नर जनरल केवल कुछ ही मामलों में परिषद की बात को अस्वीकार कर सकता था। अब वो केवल कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही मामलों में गवर्नर जो परिषद थी उसकी बातों को अस्वीकार कर सकता था। सारे मामलों में उसकी बात को वो डिनाई नहीं कर सकता था। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी बातें थी जिसमें वो गवर्नर जनरल जिन बातों में वो उनको डिनाई कर सकता था। अच्छा, इन तीन, ये जो तीन बातें हमें हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इन तीन विषयों में गवर्नर जनरल परिषद की बात को मना कर सकता था या डिनाई कर सकता था। सबसे पहला था शांति व्यवस्था, यानी कि पूरे ब्रिटिश क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने को लेकर अगर कोई भी डिसीज़न लेना होता था तो उसे गवर्नर जनरल मतलब रिलेटेड मामले में गवर्नर जनरल परिषद की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं था। दूसरी चीज़ थी सुरक्षा। अगर पूरे एरिया की, यानी कि ब्रिटिश भारत जो उस समय था, जो उसकी अगर सुरक्षा से रिलेटेड कोई बात हो तो भी गवर्नर जनरल परिषद की बात को मानने से इनकार कर सकता था। और तीसरी बात भी इससे कुछ मिलती जुलती ही है कि अंग्रेजी प्रदेशों के हित के विषय, यानी कि जो भारत में अंग्रेजी प्रदेश थे, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी इशू होता था, उस केस में गवर्नर जनरल परिषद की बात को मानने से इनकार कर सकता था। तो हमने देखा कि किस तरीके से मिनिमाइज़ कर दिया गया गवर्नर जनरल की पावर को, कि वो अब परिषद की बातों को मानने के लिए जिन जिन बातों में वो बाध्यकारी नहीं था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कर दिया गया कि इन तीन मैटर्स जो भी हमने देखे, शांति व्यवस्था, सुरक्षा और अंग्रेजी प्रदेशों के हित के विषय, इन तीन मैटर्स में तो वो परिषद की बातों को अस्वीकार कर सकता था। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स भी थे जहां वो परिषद की बातों को अस्वीकार नहीं कर सकता था। और वो कौन से मैटर्स थे? वो भी तीन मैटर्स थे।
पहला था न्याय। न्याय से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता था और तो उसमें परिषद की बात को गवर्नर जनरल डिनाई नहीं कर सकता था, उसे मानना होता था। और दूसरा था विधि और तीसरा था कर। तो इस तरीके से हमने इस वाले पॉइंट में ये समझा कि गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति को इस एक्ट में मिनिमाइज़ किया गया था या सीमित कर दिया गया था। 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां वो परिषद की आज्ञा को या परिषद के डिसीजन को डिनाई कर सकता था: शांति व्यवस्था, सुरक्षा और अंग्रेजी प्रदेशों के हित के विषय। और 3 ही विषय ऐसे थे जहां वो परिषद की बात को अस्वीकार नहीं कर सकता था, जो थे न्याय, विधि और कर। ओके, अगला प्रोविज़न देख लेते हैं। अगला प्रोविज़न है नियंत्रण बोर्ड व कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन अब भारतीय कोष से ही देना था। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अब नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं और उनके अलावा कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ब्रिटेन से आए हों या कहीं भी काम कर रहे हों, उन सभी का वेतन अब कहाँ से दिया जाएगा? अब भारतीय कोष से ही दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो ऐसे लोग थे जो ब्रिटेन में रहकर ही भारत से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, उनका वेतन भी अब कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय कोष से ही दिया जाएगा। नियंत्रण बोर्ड दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हमने पीट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि जब कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही थे व्यापारिक मामले देखने के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाए गए थे राजनीतिक मामलों को देखने के लिए। ये वही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रण बोर्ड है जिनकी सैलरी भी अब कहाँ से देनी थी? भारतीय कोष से देनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी को वार्षिक 5 लाख का भुगतान भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को करना था। इसमें ये कहा गया कि सारे खर्चे निकालने के बाद जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सभी को निकालने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? वार्षिक 5 लाख रुपए का भुगतान भारतीय राजस्व से वो किसे करेगी? ब्रिटिश सरकार को करेगी। अगला प्रोविज़न था, कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अन्य व्यक्तियों व कंपनियों को लाइसेंस देने का अधिकार मिला। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। IAS PCS के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं। तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या है। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अन्य व्यक्तियों और कंपनियों को लाइसेंस देने का अधिकार मिल गया। इसे क्या कहा गया? इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार की संज्ञा दी जाती है इस अधिकार को। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को ये लाइसेंस दे सकती थी कि अब आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अभी तक क्या था, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर ब्रिटेन की कोई भी और कंपनी या कोई भी और व्यक्ति भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। हमने देखा कि इस एक्ट में 20 वर्षों के लिए इस एकाधिकार को और बढ़ा दिया गया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी को एक विशेषाधिकार भी दे दिया गया कि अगर कंपनी चाहे तो इंग्लैंड के किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर मान लीजिए ब्रिटेन की कोई कंपनी है ए कोई ब्रिटेन की कंपनी है और अब वो भारत आकर व्यापार करना चाहती है, तो वो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क करेगी कि सर हमें आप लाइसेंस दे दीजिए, हम चाय का व्यापार जैसे यहाँ पे आकर करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर चाहे तो उस कंपनी को क्या कर सकती है? लाइसेंस प्रदान कर सकती है और फिर वो कंपनी क्या कर सकती है? भारत में आके चाय का व्यापार या ट्रेड कर सकती है। तो इस तरीके से देखा आपने, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार था, इसीलिए इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार की संज्ञा दी जाती है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट, सेकंड चार्टर एक्ट 1813, दूसरा चार्टर एक्ट। उस समय बंगाल का गवर्नर था मिंटो प्रथम, जिसका कार्यकाल था 1807 से 1813 तक। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रावधान है ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मैंने शॉर्ट में EIC लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। 1813 में, चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में क्या किया गया, कमी की गई। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या थे, एकाधिकार थे अभी तक भारत में व्यापार करने का। पहली बार 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी की गई। अच्छा, कमी क्या की गई? कमी ये की गई कि केवल 3 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों से कंपनी का एकाधिकार क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें कमी की गई? वो 3 क्षेत्र हैं चीन के व्यापार के साथ, चाय के व्यापार के साथ और अफीम के व्यापार के साथ। इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी में अन्य कंपनियों को भी व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी पहली बार किस चार्टर अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ पे हमने देखा कि कमी तो कर दी गई थी, लेकिन जो प्रशासनिक एकाधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। यानी कि इन 3 क्षेत्रों में कंपनी का एकाधिकार इसी तरीके से जारी रहने वाला था। इसके साथ साथ अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भारत में व्यापार या ट्रेड करने की अनुमति यहाँ से मिल गई थी। जैसा कि अभी हमने बात की कि एकाधिकार में कमी कर दी गई थी, तो इन 3 क्षेत्रों, चीन के साथ व्यापार, चाय और अफीम, इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी अब भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। इसके साथ साथ अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की बात इसमें की गई। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले शिक्षा पर कब पैसे खर्च करने या 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो आप बताएंगे दूसरे चार्टर एक्ट 1813 में। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये भी दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में आगमन की अनुमति दी गई। इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ क्या होती हैं? ईसाई मिशनरियाँ जैसे कि चर्च में रहने वाले लोग जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने धर्म की अच्छी चीज़ें दूसरे लोगों को सिखाते हैं और उसका प्रचार करते हैं। तो इन ईसाई मिशनरियों ने ये कहा कि हम भारत में जाएंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। इन्होंने ऐसा जब ब्रिटिश सरकार से कहा, तो 1813 के अधिनियम द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति दी गई कि ठीक है, आप भारत में आइए और यहाँ पे आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय बनाया गया कलकत्ता में। और आप जैसे कि देखते ही होंगे ईसाई मिशनरियों के इन्होंने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, स्कूल भी खोले हैं। आज भी हम बहुत सारे ईसाई मिशनरियों के स्कूल देखते हैं। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अब क्या किया गया कि स्थानीय निकाय, जो लोकल बॉडीज़ थी, उनको कर लगाने की शक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। तो ये था
दूसरा चार्टर एक्ट 1813। अब हम लोग अगला चार्टर एक्ट देख लेते हैं, चार्टर एक्ट 1833, यानी कि तीसरा चार्टर एक्ट, जिसे सेंट हेलेना के नाम से भी, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस चार्टर एक्ट के पास होने के समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे? विलियम फोर्थ। याद रखेंगे, ब्रिटेन का क्राउन कौन था? विलियम फोर्थ। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था इस समय? बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। अब क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, हम दोस्तों अभी तक देखते आ रहे हैं कि हर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या किया जा रहा है? 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस एक्ट में क्या इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों? ये 1833 का चार्टर एक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रावधान हुए। तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, प्रशासनिक एकाधिकार को क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन साथ ही साथ व्यापारिक एकाधिकार को अब यहाँ पे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। याद रखेंगे, 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। वहीं 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक अधिकारों में क्या की गई थी? केवल कमी की गई थी। लेकिन अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे प्रशासन भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, तो यानी कि यहाँ पे हमें देखने को मिला कि 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जहाँ कम किए गए थे, वहीं 1833 द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुई, वो ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट्स कि 1773 के अधिनियम ने, 1773 के अधिनियम में क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के जो गवर्नर को क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और मद्रास और बम्बई के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन 1833 के अधिनियम से अब क्या किया गया है? अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल हमने बनाया था, इस एक्ट में हमने जो पढ़ा था, अब उसको क्या कर दिया गया है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि 1833 से अब जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय था, अब वो क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों बंगाल, सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल होगा विलियम बेंटिक। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, तो आपका आंसर होगा विलियम बेंटिक। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको मैंने शॉर्ट में GGI लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल के बनाए कानून अब एक्ट कहलाएंगे। गवर्नर जनरल अगर आप कोई कानून बनाएगा तो उसे अब क्या कहा जाएगा? एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। इसके साथ साथ 1833 में परिषद की संख्या फिर से बढ़ाकर 4 कर दी गई। याद होगा दोस्तों आपको कि पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी 4 से, उसे वापस अब क्या कर दिया गया? 4 कर दिया गया। और ये चौथा सदस्य कौन था? तो चौथा जो सदस्य था वो था विधि अधिकारी। चौथा सदस्य विधि अधिकारी के रूप में जोड़ा गया, जिसको अस्थायी रूप से जोड़ा गया। और वो पहला विधि अधिकारी कौन बना? वो बना मैकाले, लॉर्ड मैकाले।
दोस्तों आप लोग को लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना ही होगा। भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है। ये वही मैकाले हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसने भारत का वास्तविक केंद्रीकरण हुआ। अब भारत में पहली बार शक्तिशाली और वास्तविक केंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से हुई। अभी भी भारत में केंद्रीकरण था, लेकिन अब क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा वास्तविक केंद्रीकरण यहाँ से शुरू हुआ। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद को अब भारत परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ इंडिया यानी GOI कहा जाने लगा, काउंसिल ऑफ इंडिया। और प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग 4 सदस्य मिलाकर, जिसका अध्यक्ष कौन बना, जिसका अध्यक्ष बना लॉर्ड मैकाले, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी। इसके अलावा कौन कौन से प्रावधान किए गए। इसके बाद सरकारी सेवा में चयन के लिए अब खुली प्रतियोगिता का प्रावधान कर दिया गया कि अब सरकारी सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता है, कोई भी आ सकता है। भारत में दास प्रथा की समाप्ति की गई। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति किस एक्ट द्वारा की गई थी, किस एक्ट में इसकी समाप्ति का प्रावधान किया गया था। इसके बाद है भारत सरकार शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। भारत सरकार शब्द का यहाँ पे पहली बार प्रयोग किया गया कि जो गवर्नर जनरल जो सरकार चलाएगा उसे भारत सरकार नाम दिया गया और इस शब्द को पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसके बाद एकल केंद्रीय बजट बनाया गया। पहली बार भारत में एकल केंद्रीय बजट बनाया गया। पूरे देश के लिए जितना भी ब्रिटिश का एक्वायर किया हुआ इलाका था उस सब के लिए एक ही केंद्रीय बजट बनाया गया। इसके बाद है आखिरी चार्टर एक्ट और चौथा चार्टर एक्ट 1853। उस समय 1853 का एक्ट जब आया तो उस समय क्राउन थी महारानी विक्टोरिया। और दोस्तों याद रखेंगे 1837 से लेकर 1901 तक अब क्राउन विक्टोरिया ही रहने वाली है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड को याद कर लेंगे तो भी आपको बताने में आसानी रहेगी। अगर किसी और इंसिडेंट के बारे में पूछा जाए कि उस समय ब्रिटेन का क्राउन कौन था तो आप इजी वे में बता सकते हैं अगर आप लोग इस टाइम पीरियड को याद कर लेंगे तो। चलिए, जब 1853 का चार्टर एक्ट आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान है भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार गवर्नर जनरल की परिषद बनी। सबसे पहले भारत में संसदीय व्यवस्था का जो आधार था वो गवर्नर जनरल की परिषद बनी। इसमें क्या किया गया, इसमें 2 भाग बनाए गए। पहला गवर्नर जनरल की परिषद जिसे वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद कहा गया और दूसरा पार्ट था विधान परिषद का गठन। दोस्तों यही वो चार्टर एक्ट है जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया है और इसमें कितने सदस्यों को रखा गया है, 12 सदस्यों को। अब हम देखेंगे यहीं से धीरे धीरे विधान परिषद का विकास होता चला जाएगा, सदस्य बढ़ते जाएंगे, उसके अधिकार कार्य सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये भारत में वो समय था जब यहाँ पे संसदीय व्यवस्था की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासनिक अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए गए। यानी कि इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये नहीं कहा था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी तक हर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन इस एक्ट में ये कहा गया कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। अनिश्चित काल यानी कि वो 20 साल भी हो सकता है, वो 50 साल भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी इन अधिकारों को, प्रशासनिक अधिकारों को अपने पास ले सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है विधि सदस्य को स्थायी बनाया गया। हमने 1833 के एक्ट में पढ़ा कि एक और विधि सदस्य कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में बढ़ाया गया था और अस्थायी रूप से बढ़ाया गया था।
और वो पहला सदस्य कौन था? मैकाले। ठीक है, अब उस सदस्य को क्या कर दिया गया? अब उस सदस्य को स्थायी कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोविंस यानी कि प्रांत बनाने का अधिकार मिला। प्रांत दोस्तों, जैसे आज हमारे देश में राज्य हैं अलग अलग, तो हम उन्हें, आपने सुना होगा कई बार, प्रांत भी बोल देते हैं। तो इसी तरीके से क्या किया गया कि इन्होंने भी भारत में जो जितना इनका एक्वायर्ड इलाका था उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर उसे प्रांत कहा। इंग्लिश में प्रोविंस और हिंदी में उन्हें प्रांत कहा गया, जैसे असम प्रांत, बिहार प्रांत, इस तरीके से पश्चिम बंगाल प्रांत। बंगाल का विभाजन काफ़ी फेमस है, बंगाल का विभाजन किया था अंग्रेज़ों ने, तो बंगाल प्रांत। तो इस तरीके से ये प्रोविंस बनाने का अधिकार COD यानी कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि पीट्स इंडिया एक्ट में कोड्स ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड्स ऑफ डायरेक्टर्स को 6 मेंबर्स कर दिए गए। अब कोड्स ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स कर दिए गए? 6 मेंबर्स कर दिए गए थे। अगला प्रावधान है ICS के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। अभी तक दोस्तों क्या होता था कि जो ब्रिटेन में जो उच्च अधिकारियों की होती थी परीक्षा, जैसे आज हम लोग के यहाँ IAS PCS की परीक्षा होती है, उसी तरीके से वो ये ICS की परीक्षा भी समझ लीजिए, वही है इंडियन सिविल सर्विस कह सकते हैं हम इसको। तो इसकी जो परीक्षा थी, इसके लिए अब लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा कि अब लिखित परीक्षा के माध्यम से सिविल सर्वेंट्स की भर्ती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा भारत के संवैधानिक विकास का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ये वो आखिरी एक्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में एक तरीके से आएगा। इसके बाद 1858 से जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं और जल्दी ही हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय विजयों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शंस हैं 1853 के चार्टर एक्ट से, 1793 के चार्टर एक्ट से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से या फिर 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट से। आप सभी मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।